Hello friends, welcome to CA Dreams YouTube channel. So this is the part 3 for your chapter number 11, and till yet we have discussed the 11 elements. 2 elements were left, so let's first complete it and then we'll move on to the topic number 5. So your 7th element talks about responsibilities for financial statements. This element is basically the responsibility of the management for the financial statements. एक काम करते हैं, पहले रिवाइज कर लेते हैं कि 13 एलिमेंट्स हमारे हैं क्या, सो दैट एक लिंक बन जाए टॉपिक से. सो योर फर्स्ट एलिमेंट इज़ योर टाइटल, सेकेंड इज़ योर एड्रेसी, थर्ड इज़ योर ऑडिटर्स ओपिनियन, फोर्थ इज़ योर basis for opinion, fifth is your going concern, sixth key audit matters, seventh that we are going to discuss responsibilities of management for the financial statements. Then eighth element talks about the auditor's responsibility. Then your ninth element talks about location, then other reporting responsibilities. 10th element is other reporting responsibilities. Then your 11th is your signature, and then place, then date. Okay, so likewise the 13 elements are there for the audit report. तो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ योर एलिमेंट नंबर 7. ओके, तो इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए. अब प्रिपरेशन किसका काम होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना किसका काम होता है, मैनेजमेंट का. ऑडिटर का काम क्या होता है, उसको चेक करना. एंड प्रिपरेशन किसकी ड्यूटी है, मैनेजर की, मैनेजमेंट की. ओके, तो जो ये आपका SE200 है, व्हाट इज़ SE200? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज. तो ये जो SE200 है दैट एक्सप्लेन्स द प्रीमाइस रिलेटिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट. तो इसी SE200 में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एंड जहाँ पर भी अप्रोप्रिएट है, मतलब जहाँ TCWG है वहाँ TCWG की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अदरवाइज मैनेजमेंट की है, ऑन विच एंड ऑडिट इज़ इन अकॉर्डेंस विद एसेज. मतलब उसमें हमें ये चेक करना होता है कि जो हमारा ऑडिट है वो एसेज के अकॉर्डेंस में है या नहीं. तो मतलब उसमें हमें कंडक्ट करना होता है. तो हम जो ऑडिट है इसके अकॉर्डिंग्स में कैसे कंडक्ट करेंगे, तो उसकी जो गाइडलाइंस है दैट आर गिवन इन योर SE200. तो ये जो SE200 है ये वो प्रीमाइस है जो एक्सप्लेन करता है कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ये सब हमारा किस में इंक्लूड होना चाहिए, हमारी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड होना चाहिए. तो ये सब आप देख रहे हो ना, आपने जो लाइन देखी थी लास्ट वीडियो में कि अगर हम हेडिंग्स का यूज़ करेंगे तो हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो ऐसे को ज़्यादा फोकस करेगी. तो वो इसलिए फोकस करेगी, सी जो हम लोगों ने की ऑडिट मैटर्स किया था उसमें 701 की रिक्वायरमेंट्स फिल हो रही थी, अब इसमें SE200 की रिक्वायरमेंट्स फिल हो रही है. तो आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट. ओके, फिर इसके बाद मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट TCWG accept responsibility for the preparation of financial statements. Management also accepts responsibility for such internal control. तो मतलब ये यही बोल रहे हैं कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बात की है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेपरेशन करेंगे. तो मैनेजमेंट की भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक तो वो प्रेपरेशन करेगा और साथ ही में वो ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स लगाएगा जो उसको लग रहा है कि मुझे अपने प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टाइम करने चाहिए. बिकॉज अगर उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें उसने इंटरनल कंट्रोल नहीं लगाया एंड प्रेपरेशन के टाइम पर ही उसने गलतियाँ कर दी, गड़बड़ कर दी, तो उससे क्या होगा, कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकती है या तो फ्रॉड की वजह से, एरर की वजह से. तो इसलिए मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल लगाना चाहिए उस एक्सटेंट तक जिससे कि उसको ये सेटिस्फेक्शन हो जाए कि यहाँ पर कुछ भी फ्रॉड या एरर से बहुत ज़्यादा मटेरियल मिस स्टेटमेंट के चांसेस कम हो जाएंगे. ठीक है, फिर ये ऑडिटर के ऑप्शन पे है कि उसको कितना रिलाई करना है उस इंटरनल कंट्रोल पे. सो द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. अब ये इसका डिस्क्रिप्शन हमें ऑडिटर की रिपोर्ट में देना है, तो किस किस बात का हमें देना है, रेफरेंस टू बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज इट एक्सप्लेन्स टू यूज़र द प्रीमाइस ऑन विच एन ऑडिट इज कंडक्टेड. ठीक है, तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी उसको एक्सप्लेन करना है. और द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इंक्लूड रेफरेंस टू बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज इट एक्सप्लेन्स टू यूज़र एट इट्स हेल्प्स टू एक्सप्लेन्स टू यूज़र द प्रीमाइस ऑन विच द ऑडिट इज कंडक्टेड. मतलब ये वही इंटरनल कंट्रोल वाली और प्रेपरेशन वाली, इन दोनों की ही क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ये वही बोल रहा है कि जो डिस्क्रिप्शन में है यही दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लिखेंगे.
ठीक है, थोड़ी सी इन्होंने लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दिया है, लेकिन इससे ही तो यूज़र्स को ये पता लग रहा है कि मैनेजमेंट की क्या करा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ कंप्लाई किया है। तो दिस सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, अब इसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने यहाँ दिया है, ये वाली जो लाइन्स थी कि तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो कैसे प्रिपेयर करेगा इन अकॉर्डिंग्स विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एंड साथ ही में वो इंटरनल कंट्रोल लगाएगा जो उसको लग रहा है प्रिपरेशन करते टाइम, जो उसको नेसेसरी लग रहे हैं। लैंग्वेज देख लेते हैं, एंड फॉर सच इंटरनल कंट्रोल एज मैनेजमेंट डिटरमाइंस इज नेसेसरी, जिससे कि जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वो कैसी हो, वो फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट हो वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, क्योंकि जो पॉसिबल इफेक्ट्स हैं फ्रॉड के ऑन अदर एस्पेक्ट्स वो मटीरियलिटी डज नॉट अप्लाई टू मैनेजमेंट्स एक्नॉलेजमेंट, मतलब ऑडिट की जो मटीरियल मिस स्टेटमेंट की चीज़ें वो अलग है, वो ऑडिटर की ड्यूटी है, मैनेजमेंट की अलग है। मैनेजमेंट को प्रिपरेशन के टाइम पे क्या करना है, इस बात की उसको कंट्रोल्स लगाने हैं कि जो उसकी जो वो प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट ना हो, मतलब मटीरियल मिस स्टेटमेंट की चांसेस बहुत ज़्यादा लो हो जाए। ठीक है, तो ये लोग यही बोल रहे हैं फॉर टू डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो मतलब वही जिससे डिटेक्ट कर पाए वो फ्रॉड को। अगर कंट्रोल्स लगे हुए होंगे तो मतलब डिटेक्ट हो जाएगा अगर कुछ भी ऐसी गलती होगी, कोई फ्रॉड हो रहा होगा, कोई एरर हो रहा होगा, एंड या फिर वो क्या करेगा, वो कुछ ऐसे कंट्रोल्स लगा देगा जिससे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा कुछ कर ही नहीं पाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, या तो फ्रॉड या एरर, उससे फिर मटीरियल मिस स्टेटमेंट की क्या हो जाएंगी, चांसेस कम हो जाएंगे। तो हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या करना है, हमें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मेंशन करना है कि ये देखो ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेजमेंट की थी, सो दैट अगर उसकी ऑडिट रिपोर्ट पे आगे जाके कुछ क्वेश्चन अराइज होता है तो वो एक्सप्लेनेशन दे पाए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की थी और जो भी मेरे को फिर मिला मैंने उसी का ही रिपोर्ट दिया है। ठीक है ना। फिर इसके बाद में जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट की वो ये है कि उसको ये असेस करना है कि जो एंटिटी है हमारी, क्या जो हमारे अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो इस बात का प्रूफ देते हैं कि हमारी एंटिटी गोइंग कंसर्न भी एग्जिस्ट कर पाएगी। तो वेदर द यूज़ ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज एप्रोप्रिएट एज वेल एज डिस्क्लोजिंग। ठीक है ना। फिर if applicable matters relating to going concern. So the explanation and management's responsibility for this assessment shall include a description when the use of going concern when the use of going concern basis of accounting is appropriate। तो इस चीज़ का मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना है कि जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो गोइंग कंसर्न में सस्टेन कर पाएगी, एंड जो उन्होंने यूज़ किया है इसको एज अ बेसिस फॉर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इज़ एप्रोप्रिएट। ठीक है। गोइंग कंसर्न का क्या मतलब होता है कि जो हमारी एंटिटी है वो ऐसी पोजीशन पे नहीं पहुंची जहां हमें उसको वाइंड अप करना पड़े, एंड ये सालों सालों जन्मों जन्मों चलती रहेगी। ठीक है ना। तो ऑडिटर कैन नॉट कंक्लूड दैट मैनेजमेंट इज प्रोवाइडेड विद ऑल रिलेवेंट information agreed in the terms of audit engagement without confirming with management whether such information has been provided। मतलब वो अपने मन से नहीं कर सकता कंक्लूड कि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो एग्री हुई है वो उसको सब मिल गई है जब तक कि वो कंफर्म नहीं कर लेता है मैनेजमेंट से। सो व्हेन दोज इंडिविजुअल्स हु हैव साइंड द एंगेजमेंट एग्रीमेंट एट द स्टार्ट ऑफ ऑडिट हैव लेफ्ट द एंटिटी, जैसे कि अगर चेंज इन ओनरशिप, चेंज इन मैनेजमेंट, ये वाले केसेस हो गए जिसने एंगेजमेंट के टाइम पे साइन किया तो उसने एंटिटी को ही छोड़ दिया, द ऑडिटर वुड रिक्वेस्ट दोज हु आर गिविंग द रिप्रेजेंटेशंस टू एक्नॉलेज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन द लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा कि जो उनके जाने के बाद लोग आए हैं उनसे क्या ले सके, वो एक लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन दे सके, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ओनली टू कंप्लाई विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि प्रेपरेशन किसका काम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, मैनेजमेंट का ही। तो चाहे चेंज भी हो गया हो तब भी जो एग्जिस्टिंग होंगे उनसे ऑडिटर एक रिक्वेस्ट करके रिप्रेजेंटेशन मांगेगा और उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखेगा। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन एज टू द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोविजन इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर द ऑडिट प्रोसीजर। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये सब्सटीट्यूट नहीं है, मतलब चाहे हम रिप्रेजेंटेशन लें चाहे ना लें, हमें अपना ऑडिट प्रोसीजर कैसा करना है, हमें प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही अपना ऑडिट प्रोसीजर करना है। ठीक है ना। तो ये हमें मेंशन करना है, दैट इज़ अवर ड्यूटी, बट हम लोग अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को वैसे ही करेंगे जैसा हम लोगों ने सोचा है, हम लोग मैनेजमेंट के ऊपर कुछ भी ऐसे रिलाई नहीं करेंगे। फिर पीरियड्स कवर्ड बाय द लेटर। So the auditor to obtain representations for all the financial statements and periods referred to in our audit report। जो हम लोगों ने देखा था ना एलिमेंट, जो ओपिनियन में देखा था हम लोगों ने,
जो वो था टाइम पीरियड और जो डेट था, ठीक है ना। तो वो जो जो भी पीरियड कवर्ड होगा उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो उन सारे ही पीरियड्स की हमें क्या लेनी है, टाइम पीरियड्स की रिप्रेजेंटेशन लेनी है मैनेजमेंट से। ऑडिटर वुड ऑब्टेन अ स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन इफ अ रीस्टेटमेंट इज मेड टू अ करेक्ट a material misstatement in the prior period financial statements that affects the comparative information of the financial statements। अब जैसे पिछले साल सपोज 2017-18 और फिर 18-19, ठीक है ना। तो अगर प्रायर पीरियड में क्या हुआ था, कुछ मिस स्टेटमेंट हुई थी एंड ये बोला गया था कि इसको दोबारा प्रिपेयर करो आप, तो क्या होगा, तो उस केस में उसको उस चीज़ की जो रीस्टेटमेंट प्रिपेयर हुआ है उस चीज़ की एक दोबारा से एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन लेनी होगी, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे अगर वो ऐसा नहीं लेगा ना तो वो उसके कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर सकती है। सो दैट इज़ वाई उसको उस केस में क्या लेना होगा, एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन लेनी होगी उस रीस्टेटमेंट की भी। किसको लेनी होगी, ऑडिटर को, ठीक है ना। और रिप्रेजेंटेशन हम किससे लेते हैं, मैनेजमेंट से, कि उसने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके साथ में कंप्लाई किया। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, एक तो उसको प्रिपरेशन करनी है एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इंटरनल कंट्रोल और गोइंग कंसर्न के जो बेसिस है वो अप्रोप्रिएट है यानी उस चीज़ का उसको एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है ना। आई गेस आप लोग को समझ में आ रहा है। इफ करंट मैनेजमेंट वॉज नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग ऑल पीरियड्स कवर्ड बाय द ऑडिटर्स रिपोर्ट, जैसे हो सकता है कि वही जो मैं बता रही हूँ कि सपोज 3-4 साल के स्टेटमेंट्स हो एंड पहले मैनेजमेंट कोई और हो अब कोई और हो, he still would obtain a written representation from the current management of all the such periods, ठीक है। तो उसको तब भी सारे के सारे पीरियड्स की रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी चाहे वो उस टाइम पे था या नहीं था। फिर SE 210 requires the auditor to agree management's responsibility in an engagement letter or other suitable form or written agreement। तो ये जो SE 210 है इसकी भी क्या रिक्वायरमेंट है कि आपको जो भी कुछ रिप्रेजेंटेशन लेनी है एंगेजमेंट लेटर में लो या फिर कोई और सुटेबल फॉर्म में लो, लेकिन रिटन एग्रीमेंट में लो। फिर oversight of the financial reporting process, this section of the auditor's report shall also identify those responsible for the oversight of the financial reporting process when those responsible for such oversight are different from management। मतलब ये जो सेक्शन है ऑडिट रिपोर्ट का ये उन लोगों पे भी फोकस करेगा, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी नोट करेगा। दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसाइट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर ये लोग डिफरेंट है मैनेजमेंट से तो उस केस में उस उनका हेडिंग में देना होगा। इन दिस केस द हेडिंग ऑफ द सेक्शन विल ऑल्सो रेफर टू द TCWG। जैसे ओवरसाइट का काम सपोज TCWG और मैनेजमेंट अलग अलग है तो हमें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखनी होगी और TCWG की भी लिखनी होगी विद दी डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स। उसके बाद में अब हम लोग आते हैं अपने सबसे बड़े एलिमेंट पे, दैट इज़ योर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज ये किसकी रिपोर्ट है, ऑडिटर की रिपोर्ट है। तो जब मेरी रिपोर्ट है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का तो सबसे ज़्यादा अच्छे से डिस्क्रिप्शन होना चाहिए ना, तो इसलिए ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन है, बट इट इज़ वेरी ईजी, हम लोग अभी समझ लेंगे। So the auditor's report shall include a section with the heading Auditor's Responsibility for the Audit of Financial Statements, ठीक है ना। तो इसको स्टेट करने होंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर। ये जो सेक्शन है ये क्या क्या करेगा, एक तो स्टेट करेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि उसको, एक तो ये तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा है चैप्टर 1 में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर क्या होते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में लिखनी होंगी, ऑडिट रिपोर्ट में। अच्छा बताइए ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ऑडिटर की, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस एंड टू इशू ऑडिट रिपोर्ट। और रीजनेबल एश्योरेंस किस बात की, कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ये तो चैप्टर 1 का ही हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड चीज़ पे क्या फोकस होना चाहिए, ये कि जो रीजनेबल एश्योरेंस है उसको सीधा सीधा लिख देना है। सबसे पहले वो अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखेगा ऑडिटर, फिर उसके बाद में क्या लिखेगा कि जो रीजनेबल एश्योरेंस है ये कोई गारंटी वारंटी नहीं है। It is a high level of assurance, but it is not a guarantee that an audit is conducted in accordance with essays will always detect a material misstatement when it exists। मतलब बहुत हाई लेवल होगा एश्योरेंस का कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो है मतलब वो हमेशा ही डिटेक्ट हो जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इस बात की कोई गारंटी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है। सो इट इज़ नॉट 100% बट इट इज़ हाई, ओके। तो मतलब इसमें उसको लिखना होगा कि कोई एब्सोल्यूट एश्योरेंस मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं क्या दूंगा, रीजनेबल एश्योरेंस दूंगा।
फिर इसके बाद में स्टेट द मिस स्टेटमेंट्स, स्टेट दैट मिस स्टेटमेंट्स कैन अराइज फ्रॉम फ्रॉड और एरर, और साथ ही में उसको उसमें ये भी लिखना होगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेक्शन में ही कि जो मिस स्टेटमेंट है या तो फ्रॉड से हो सकती है, एरर से हो सकती है, किसी में से भी हो सकती है। सो डिस्क्राइब दैट दे आर कंसिडर्ड मटीरियल, ये कम मटीरियल होती है, हमें ये भी डिस्क्राइब करना है अगर वो या तो इंडिविजुअली या एग्रीगेट में मेरे डिसीजंस को या यूज़र्स के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर पाता है। और साथ में हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देंगे मटीरियलिटी का भी इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये चीज़ों पे सेक्शन को फोकस करना है, ये वाला जो हेडिंग है इसको इन 3 बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो ऑब्जेक्टिव्स, फिर रीजनेबल एश्योरेंस के बारे में उसको बताना होगा, फिर इसके बाद में उसको ये बताना होगा कि मिस स्टेटमेंट है वो या तो फ्रॉड से हो सकती है, एरर से हो सकती है, एंड मटीरियल कब होता है, एंड हम मटीरियलिटी की डेफिनेशन भी देंगे। ठीक है ना। अब आते हैं हम, अब ये जो पार्ट है ना ये आपका 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है ना। तो ये वाला जो है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट शेल फर्दर, और एक और है कहाँ गया, येस ऑल्सो शेल। ठीक है ना। तो ये जो इसके 4 पॉइंट्स हैं, इसके 2 पॉइंट्स हैं और इसके 3 पॉइंट्स हैं। तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे हम लोगों ने ये बातें डिस्कस करी। फिर उसके बाद में हमारा जो ये वाला सेक्शन है दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट योर जो प्रोसेस है ऑडिट। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए प्रोसेस ऑफ ऑडिट। यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि हमारे ऑडिट का क्या प्रोसेस रहा है, और यहाँ हम क्या बताएंगे, यहाँ हम ये बताएंगे कि TCWG के अकॉर्डिंग्स में इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं। तो जो प्रोसेस ऑफ ऑडिट है उसका हम डिस्कशन करेंगे। सो स्टेट दैट एज पार्ट ऑफ एन ऑडिट in accordance with essays, the auditor exercises professional judgments and maintains professional skepticism throughout the audit। उसको ये बताना होगा कि वो प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद एसेज, और साथ ही में वो क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन कर रहा है। अब इन दोनों का ही प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो तो वही हो गया उसकी डिस्क्रिप्शन पे, और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का हम लोगों ने डिस्कशन चैप्टर 1 में किया ही है। ओके, फिर इसके बाद में हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, डिस्क्राइब एन ऑडिट बाय स्टेटिंग दैट द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आर। अब प्रोसेस क्या होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, रिस्क को हम आइडेंटिफाई करते हैं। फिर इसके बाद में हम ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं जो हमें उस रिस्क के रिस्पॉन्स में करना होता है। तो रैप याद आया, कुछ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फिर इसके बाद में हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं दैट इज़ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, जिससे हमें क्या मिले, एक बेसिस मिले। तो ये सब किसकी चर्चा हो रही है यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ ऑडिट की। फिर इसके बाद में द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटीरियल मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इज़ हायर देन रिजल्टिंग फ्रॉम एरर, क्योंकि जो फ्रॉड होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो इसलिए जो रिस्क है वो मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ एरर हुआ हो और उसकी वजह से मिस स्टेटमेंट हुई हो, वो डिटेक्ट करना ईजी है इन कंपैरिजन अगर वो फ्रॉड से हो तो वो डिफ़िकल्ट है। क्योंकि जो फ्रॉड होता है ना उसमें कोल्यूजन होता है, मतलब मैनेजमेंट खुद ही इन्वॉल्व है या कुछ हायर लेवल खुद ही इन्वॉल्व है, या फॉर्जरी है, या इंटेंशनल ओमिशन करी है, या मिस रिप्रेजेंटेशन करी है, मतलब इंटरनल जो इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। तो जो फ्रॉड होता है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है, तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उसको डिटेक्ट करना। तो हम लोग क्या क्या बातों का डिस्क्रिप्शन देंगे, एक तो हम लोगों ने प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज किया है थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑडिट एंड इन अकॉर्डेंस विद द एसेस। फिर इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। हम लोगों ने एक तो उसको आइडेंटिफाई किया जो हमें रिस्क लगी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने उस रिस्क के रिस्पॉन्स में ऑडिट प्रोसीजर्स किए। फिर हमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करी जो हमें लगा कि सफिशिएंट है और अप्रोप्रिएट भी है, जिससे कि हमारी ओपिनियन को एक बेसिस मिल पाए। फिर हम लोगों ने दे दिया कि जो रिस्क है डिटेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट फ्रॉम फ्रॉड वो क्या है, वो हायर है देन रिजल्टिंग फ्रॉम दी एरर। ठीक है ना। फिर ये तीनों चीज़ें। फिर इसके बाद में हम लोग ये भी बताएंगे कि टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल रेलिवेंट टू द ऑडिट इन
ऑडिट टू डिज़ाइन ऑडिट प्रोसीजर्स दैट आर अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंसेस। फिर हम लोगों ने क्या ली, हम लोगों ने एक अंडरस्टैंडिंग ली ऑफ द इंटरनल कंट्रोल जो रेलिवेंट हैं टू द ऑडिट इन ऑर्डर टू डिज़ाइन ऑडिट प्रोसीजर्स। जो मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए थे उसकी अंडरस्टैंडिंग ली एंड फिर उसके बेसिस पे हम लोगों ने ऑडिट प्रोसीजर किया। फिर साथ में हमने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं जो यूज़ हुई हैं उसको भी हमने उसकी अप्रोप्रिएटनेस भी चेक करी और अकाउंटिंग एस्टीमेट्स की भी चेक करी कि उसने रिलेटेड डिस्क्लोजर्स किए हैं या नहीं किए हैं। फिर उसके बाद में हमने कंक्लूड किया कि जो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न बेसिस यूज़ किया था ना, बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, कि वो उसने ठीक भी किया है या नहीं। जो हमने ऑडिट एविडेंस निकाली उससे हम क्या देखेंगे कि वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट और नॉट। फिर वेदर अ मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिलेटिंग टू इवेंट्स और कंडीशंस दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। मतलब कहीं उसको कुछ ऐसा तो एविडेंस नहीं मिल गया जिससे कि डाउट हो जाए कि एंटिटी टिक भी पाएगी या नहीं ज़्यादा समय तक, ठीक है ना। तो हम वो चीज़ की भी अप्रोप्रिएटनेस चेक करेंगे। तो हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ ऑडिट में क्या क्या किया, रिस्क, फिर उसके बाद में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, देन एविडेंस सफिशिएंसी। फिर उसके बाद में यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की रीजनेबलनेस, और साथ ही में जो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न लगाई थी उसका क्या वो अप्रोप्रिएटनेस है, ठीक है ना। तो ये सब हमारी क्या हो गए, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसेस ऑफ ऑडिट। अब हम लोग देखेंगे TCWG, मतलब ये सब हम लोगों ने मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना उसी का एक तरह से रिस्पॉन्स दिया है अपनी ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में। हम लोगों ने जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेक्शन में रेफ़र किया था, मेंशन किया था, उस सब का हम लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है। अब इसके बाद में एक लाइन आई थी कि अगर TCWG मतलब ओवरसाइट वाले और मैनेजमेंट अलग अलग हैं तो TCWG की हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हेडिंग में देनी होगी। तो उस केस में हमारी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन में क्या क्या आना चाहिए, state that the auditor communicates with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of audit and significant audit findings, including any significant deficiency in the internal control that the auditor identifies during the audit. तो इसमें जो TCWG की ले उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको TCWG को बताना पड़ेगा कि उसका क्या प्लान्ड स्कोप और टाइमिंग है ऑडिट का, और अगर उसको कुछ ऐसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिली है तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो भी उसको TCWG को कम्युनिकेट करना होगा। तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके लिए, TCWG के लिए, तो वो भी उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना होगा। फिर उसके बाद में फॉर ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटी स्टेट दैट द ऑडिटर provided TCWG with the statement that the auditor has complied with the relevant ethical requirements regarding independence and communicate them with all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on auditor's independence and where applicable related safeguards। मतलब कि यही कि जब उसने लिस्टेड एंटिटीज़ का ऑडिट किया था तो उसने TCWG को क्या दिया है कि स्टेटमेंट दिया है कि जो ऑडिटर है उसने एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ में भी कंप्लाई किया और उसने जो इंडिपेंडेंस है उसके साथ में भी कंप्लाई किया है, और जो रिलेशनशिप है कम्युनिकेट विद देम ऑल रिलेशनशिप्स एंड अदर मैटर दैट में रीजनेबली बी थॉट टू बियर ऑन द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। तो वो सभी उसने किसको बताया है, TCWG को बताया है। फिर उसके बाद में for audits of financial statements of listed entity and any other entities for which key audit matters are communicated in accordance with SC 701। फिर इसके बाद में इसने जो की ऑडिट मैटर्स हैं वो किसके अकॉर्डिंग्स पे किया, 701 के। स्टेट दैट फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद TCWG द ऑडिटर डिटरमाइंस दोज मैटर्स दैट वर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस in the audit of financial statements of the current period and thereof the key audit matters. The auditor describes these matters in the auditor report and the law or regulation precludes public disclosure। मतलब कि जो भी उसको ऑडिटर को लगे थे कि ऑडिट मैटर्स हैं वो उसने क्या करें 701 के अकॉर्डिंग्स में डिस्क्लोज करें और लॉ की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डिस्क्लोज करे हैं। तो उसकी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेसिकली क्या है TCWG को, एक तो उसको स्कोप टाइमिंग वगैरह के बारे में बताना होगा, डेफिशिएंसी के बारे में बताना होगा। फिर अगर वो लिस्टेड एंटिटी को ऑडिट कर रहा है तो उसको ये भी बताना होगा कि जो उसने एथिकल रिक्वायरमेंट्स उसके साथ में कंप्लाई किया है, और साथ में अगर कोई की ऑडिट मैटर है तो उसको भी उसने दिखाया है। और लिस्टेड एंटिटी के अलावा भी अगर उसको जैसे कोई की ऑडिट मैटर लगा था तो उसने उसको भी 701 के अकॉर्डिंग्स में भी किया है, और जहाँ लॉ रेगुलेशन थी वो उसके अकॉर्डिंग भी किया है। तो ये सब भी उसको स्टेट करना होगा,
ठीक है। तो ये बेसिकली किसके लिए हो गई, हमारी DCWG के लिए, और ये जो प्रोसेस ऑफ ऑडिट है ये किसके रिस्पॉन्स में हो गया, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। यही सब तो हम लोगों ने यहाँ किया था, AFRF इंटरनल कंट्रोल गोइंग कंसर्न, तो इसी का ही हम लोगों ने क्या दिया है यहाँ पे, एक तरह से रिस्पॉन्स दिया है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमने उसमें भी क्या किया है, चेकिंग किया है कि वो लोग ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आई गेस ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। एंड जो हमारे नेक्स्ट 4 टॉपिक्स अभी रह गए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। वरना जो मेरा वीडियो का क्वालिटी है ना वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाता है, तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोज़ ही बनाती हूँ सो दैट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो ज़्यादा नहीं बचा है, 2 वीडियोज़ हार्डली और आएंगी, तो उसी में फिर आपका ये चैप्टर जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। एंड इफ़ यू आर रियली गेटिंग हेल्प फ्रॉम माई वीडियोज़ then please share it more and more, and please press the like button. Okay, so I'm ending this video here and thank you so much.